नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तर का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। अंतर्राष्ट्रीय संकेत मिले जुले, अमेरिकन मार्केट्स तो रिकवर हो गए, लेकिन एशियन बाजार से संकेत कोई बहुत बढ़िया है नहीं और हमारे मार्केट पिछले कुछ चार ट्रेडिंग सेशन से संभल नहीं पा रहे हैं। रुपया रिकॉर्ड लो लेवल्स पे पहुंच गया है। तो क्या बाजार पे कोई भी रिकवरी टिकाऊ होगी या फिर और गोता लगेगा? बड़े बड़े इवेंट्स लाइंड अप हैं। हमारी आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है कल, उससे पहले बाजार क्या करवट लेगा, इस पे बात करने के लिए गौरव गोयल जी मेरे साथ से में ज्वाइन कर रहे हैं। गौरव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत। सर, आरबीआई पॉलिसी से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या इस बार रेट कट होगा? तो रजत, इस बार की आरबीआई पॉलिसी में एक्चुअली क्लिफ हैंगर है। और ये क्लिफ हैंगर इसलिए है क्योंकि इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अनुमान से ज्यादा अच्छी आई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कट करना है तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए। इकॉनमी ऑलरेडी बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रही है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी आई है, इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी अंडर कंट्रोल। तो ये डिलेमा है। इन्फ्लेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। ग्रोथ जिसकी सभी लोग चाह कर रहे थे इंक्लूडिंग आरबीआई, वहां पे ऑलरेडी आ चुकी है। तो अगर आगे रेट कट करता है तो उससे ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इज अ क्वेश्चन मार्क। सो रादर इट वुड बी मोर प्रूडेंट कि आरबीआई इस रेट कट को तब इस्तेमाल करे जब इकोनॉमी को स्लो डाउन की तरफ हो। ऐसी सिचुएशन में आरबीआई के पास एक आर्सनल रहता है, एक वेपन रहता है जिसको यूज किया जा सकता है। हो सकता है अगर अभी आरबीआई कट भी कर दे तो उसका कोई इम्पैक्ट मेजर इकोनॉमी के ऊपर ना पड़े। तो ये डिलेमा है। अगर इतनी अच्छी ग्रोथ रेट नहीं आई होती तो आरबीआई वुड हैव डेफिनेटली कट द इंटरेस्ट रेट। मेरे को अगर मेरे को एक गेस माननी पड़े दोनों में, तो मेरे ख्याल से शायद आरबीआई नहीं करेगा रेट कट। सर, पर मार्केट्स में अभी सबसे बड़ा तनाव तो ये ना कि रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों पे चल गया। ये हुआ ही क्यों है? रुपया इतनी बुरी तरीके से टूटा क्यों? 90 के लेवल को क्यों तोड़ गया है और आरबीआई इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा? So, Rajat, मेरे हिसाब से there are two main reasons why rupee is falling against US dollar। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि आरबीआई डेलिबरेटली इस चीज को कर रहा है। इट इज नॉट, आप जानते हैं इंडिया के ऊपर यूएस ने ट्रेड टैरिफ्स लगा रखे हैं, वो 50% ट्रेड टैरिफ्स हैं। और ऐसी सिचुएशन में एक्सपोर्ट्स वुड टेक अ बीटिंग। अगर रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट डॉलर देन इट हेल्प्स इन एक्सपोर्ट्स। और आरबीआई शायद एक्सपोर्ट्स को एड करने की वजह से इंटरवीन नहीं कर रहा है। इट इज अलाउइंग रुपी टू फॉल अगेंस्ट यूएस डॉलर जस्ट फॉर दिस प्रैक्टिकल पर्पस। एंड एक्चुअली जब ट्रम्प का फर्स्ट कार्यकाल था उसमें कुछ कंट्रीज ने ये एक्चुअली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी थी, वेरिन उन्होंने अपनी करेंसी को जो है डिप्रिशिएट करके टैरिफ्स को काफी हद तक नलीफाई किया था। तो मेरे ख्याल से while nobody is going to openly admit it, the policy makers, बट मेरे को लगता है कि कुछ के डिप्रिशिएट किया जा रहा है। दूसरा रीजन है रजत की एफआईस की सेलिंग जो हो रही है, दैट कंटिन्यूज अनअबेटेड। आप देखिए इस साल अभी तक 17 बिलियन डॉलर्स उन्होंने इंडिया से निकाले हैं, जो आज तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले एक साल था जिसमें मेरे ख्याल से 23 शायद, जहां पे 23 या 22, जहां पे इन्होंने 16 बिलियन डॉलर्स की नेट आउटफ्लो था। इस साल जो है इट हैज ऑलरेडी क्रॉस 17 बिलियन डॉलर, विच इज द हाईएस्ट इन मेनी मेनी ईयर्स। तो एक तो ये एफआईएस की सेलिंग हो रही है, ऊपर से मेरे ख्याल से आरबीआई डेलिबरेटली चाह रही है कि रुपी थोड़ा डिप्रिशिएट कर ले ताकि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके। दीज आर द टू मेन रीजंस एज आई अंडरस्टैंड। एंड आरबीआई इज एक्चुअली कंफर्टेबल विद द रुपी स्लाइड फॉर सम टाइम। जैसे ही इंडिया यूएस की ट्रेड डील होती है, आई थिंक रुपी विल रीबाउंड इन अ बिग वे। आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट अवेटेड इवेंट एज फार एज रुपी स्लाइड इज कंसर्न्ड। तो ये जो रुपए की गिरावट आई, इसका असर देख रहे हैं आप स्टॉक मार्केट पे? बहुत सारे स्टॉक्स कचर के रख दिए गए हैं। इंस्टीट्यूशंस तो हाथ भी नहीं लगा रहे हैं ऐसी मार्केट को। जब करेंसी ही डेप्रिशिएट होती चली जाएगी तो फिर स्टॉक मार्केट का रुख करेंगे। अच्छा, और हैरानी की बात है कि आप रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे पहुंच गए थे जब आपकी करेंसी वीक हो रही थी, तो अब थोड़ा मामला ढीला पड़ रहा है। तो रजत देखिए, अगर आप बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी को देखें तो इट इज नियर इट्स रिकॉर्ड हाइज।
Same is the case with the bank Nifty. The problem is more with the mid cap and the small cap index, particularly small cap index. तो ये 300-400 पॉइंट अभी अभी कुछ समय पहले ही निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई बनाया और अब 200-300 पॉइंट रिकॉर्ड हाई से नीचे है. तो आई थिंक दिस इज नेचुरल रजत. ऊपर जाके करेक्शन होना विद ऑल दी ये ट्रेड डील रिलेटेड जितना भी फियास्को चल रहा है, एफआई सेलिंग चल रही है, ऐसे में अगर हम लोग यहाँ पर हैं, I think this is an achievement, Rajat. Indian markets have done extremely well. और अगर ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मेरे ख्याल से तो इट शुड बी लैप्ड अप विद बोथ हैंड्स. ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में. एनी काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन इन मार्केट इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी. अगर आप इसे सही ढंग से सही नजरिए से देखें तो आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत दिखेंगी. इंटरनली आप देखिए, क्या इंडिया में कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है फ्रॉम एन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव? मेरे को तो कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं दिख रही है रजत. हमारे डेफिसिट्स कंट्रोल में है. हम लोग रिकॉर्ड पेस पे हमारी इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ हो रही है. गवर्नमेंट हैज टेकन अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन लास्ट 1 ईयर पर्टिकुलरली. काफी कुछ किया गया है. आम आदमी की सहूलियत के लिए भी बहुत कुछ किया गया है. इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल. आरबीआई इज क्वाइट एक्टिव. बैंक्स में हम लोग एक रिवाइवल देख रहे हैं. इवन सम अमाउंट ऑफ capex is happening at the private sector level also now. So I think things are looking good, Rajat. मेरे from an Indian perspective, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है. ये डिस्टॉर्शन है मार्केट में, थोड़ा बहुत करेक्शन चलता रहता है. इट इज गुड फॉर द स्टॉक मार्केट. वन वे रैली इज नेवर गुड फॉर द मार्केट. किसी भी साइड में ऊपर जाता रहे या नीचे आता रहे, इट्स नॉट हेल्दी. मार्केट में करेक्शन होने चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, करेक्शन होने चाहिए. दिस इज द वे इट शुड प्रोग्रेस एंड दिस इज द वे इट इज हेल्दी. और निवेशक उसको ऐसे देखते हैं कि करेक्शन मतलब निफ्टी सेंसेक्स का करेक्शन, और इस बार क्या हुआ, करेक्शन आया नहीं, स्टॉक्स में करेक्शन आ गया. तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा भाई ये कैसे हो सकता है कि निफ्टी सेंसेक्स ऊपर जाए जाए और स्टॉक्स नीचे जाए जाए बहुत बुरी तरीके से. मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे चला गया था, तब भी मिड कैप्स नहीं चल रहे. और आप बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज है. सर अभी तो ये समझ में आता है जब करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो फिर आईटी स्टॉक्स चलना शुरू हो गए एकाएक. और कल तो हैरानी की बात ये थी, सरकारी बैंक्स जो बहुत बड़ा पैसा बना के दे रहे थे लोगों को, उनके स्टॉक्स एकदम से टूट गए. ये 2 सेक्टर्स पे आपकी राय? तो नेचुरली देखिए रजत, 2 चीजें आईटी सेक्टर से रिलेटेड. वन इज के आईटी सेक्टर को पहले बहुत पीटा गया था. इट इज इवन नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट रिकॉर्ड लो वैल्यूएशंस, एंड आईटी सेक्टर की कंपनीज आर जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. हाँ ठीक है, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस में थोड़ा पीछे हैं, विच इज अ फैक्ट. बट ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज खत्म होने वाली हैं, ऐसा कुछ होने वाला है. दीज आर वेरी वेरी गुड कंपनीज. एंड इंडिया का आईटी सर्विसेज सेक्टर में अपने आप में एक बहुत बड़ा दबदबा है रजत. एंड अब जैसे रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है तो आईटी सेक्टर को एक्सपोर्ट्स में डेफिनेट बेनिफिट मिलता है. एंड मेरे ख्याल से द क्वार्टर शुड बी गुड फॉर देम, एंड हेंस द रिवाइवल इन आईटी सेक्टर. सो ओवरऑल आई एम लिटिल पॉजिटिव ऑन आईटी सेक्टर. मेरे को अच्छा लगता है आईटी सेक्टर इसी वजह से, क्योंकि इसे बहुत पीछे धक्का दिया जा चुका है. पिछले 2 साल में प्रैक्टिकली आईटी सेक्टर ने कुछ भी नहीं किया है. जहां तक पब्लिक सेक्टर एंटिटीज का सवाल है, पर्टिकुलरली द बैंक्स, देखिए पीछे कुछ समय में पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल रजत. अभी मैं कुछ समय पहले एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि पिछले 1-2 साल 3 साल में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं पूरे अमंगस्ट ऑल दी सेक्टर्स. सो आई थिंक दे हैव डन वेरी वेरी वेल. और पीछे कुछ समय में अभी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बोला कि शायद इनका जो ये लोग स्मॉल बैंक्स का मर्जर इनटू लार्जर बैंक्स, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, या एफडीआई लिमिट नहीं बढ़ेगी. तो इस वजह से थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है, विच इज क्वाइट नेचुरल रजत. People who have made record profits in public sector enterprises, थोड़ा बहुत करेक्शन तो डाइजेस्ट करने का क्षमता होना चाहिए सबके अंदर. इट इज ओके. बट ओवरऑल in both the spaces I am quite positive. I think
इवन पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को आप देखिए, दे आर जनरेटिंग रिकॉर्ड प्रॉफिट्स। आई एम नॉट सेइंग दैट दे बिकम सो एफिशिएंट कि सब कुछ मतलब बहुत ही वंडरफुल हो गया है उसमें। द पॉइंट इज दैट from the past, if you compare what was happening earlier and now what is happening in terms of performance of public sector enterprises, they're doing very, very well. So we remain positive and optimistic on both the sectors. लेकिन आज के सत्र के अगर संकेत देखें तो गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 60 पॉइंट्स के आसपास नीचे जा सकते हैं। कल तो क्या शुरुआती 1 घंटे के बाद जम के बैठ गया था मार्केट, उसके बाद लेटर हाफ में थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला। मेजरली जो यूएस से क्यूज निकल रहे हैं वहां पर निजी क्षेत्र की नौकरियां घटी हैं, 32,000 कम रही हैं नवंबर में। और उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े जो सितंबर महीने के पेंडिंग पड़े हुए थे वो आए, तो 1.62% का आंकड़ा आया है, जो कि ठीक है। वहां की भी पॉलिसी आनी है, यूएस फेड की पॉलिसी 10 दिसंबर को, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट कट इज 89%। हमारे यहाँ पर मेजर इवेंट्स, एक तो आरबीआई की पॉलिसी आनी है कल, सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखेंगे। सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर की स्पीच, और उसके बाद 10:30 बजे बहुत ही आसान भाषा में हम डिकोड करेंगे इस पॉलिसी को। और साथ साथ 2 दिनों के भारत के दौरे पे हैं राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सर, ये दौरा कितना अहम है इंडिया के लिए? और कहा यह जा रहा है कि एनर्जी, रक्षा, इस क्षेत्र में बहुत कुछ बड़े बड़े ऐलान हो सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये जो दोस्ती है दोनों देशों के बीच में ये और बढ़ेगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप भी तो इसको बहुत क्लोजली देख रहे हैं? सो रजत, देखिए, इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है या स्ट्रैटेजिक अलायंस है, ये अब से नहीं, डेकेड से इट हैज विदस्टूड ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर्स, और इतना दबाव रह चुका है इसके ऊपर, बट it has flourished in difficult times and in good times. So there was a time जब USSR, erstwhile USSR, जब था, तब भी इंडिया की फ्रेंडशिप थी। आज भी है, जब एक रशिया इज नो मोर द बिगेस्ट सुपर पावर in the world. At that point of time it was competing against USA. और अभी क्या है, इवन रशिया जब इतना बड़ा पार नहीं रहा है, इंडिया के साथ उनकी अभी भी एक अच्छी रिलेशनशिप है। कुछ जगहों पर दे हैव अ लॉट ऑफ इनहेरेंट एडवांटेजेस, जैसे आपने एनर्जी बोला, दे आर अ ह्यूज ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड एक्सपोर्ट ऑयल इन लार्ज नंबर्स। हम लोगों ने उनसे काफी ऑयल इंपोर्ट किया है, काफी सारा, एट चीपर प्राइसेस, एंड दे हैव obliged to us by giving cheaper oil to us, जिससे हम लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है। डिफेंस में हमारी उनके ऊपर, बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल रीजंस, हमारा आर्म्स जो है, हमारी आर्म्स को लेके, वेपन्स को लेके यूएसएसआर, रशिया के ऊपर बहुत बड़ी निर्भरता है। और अभी हमने देखा भी था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, उनका जो वेपन सिस्टम है, इंडिया का डिफेंस सिस्टम जो है, जो मिसाइल शिफ्ट करता है, दैट हैज डन एक्सट्रीमली वेल। सो कुछ हद तक हम लोग रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एंड इफ व्लादिमीर पुतिन इज कमिंग टू इंडिया, तो डिफेंस सेक्टर में मेरे को डेफिनेटली लगते हैं कि कुछ बहुत बड़े करार हो सकते हैं। अभी हम लोगों को अपनी जो शील्ड है, जो वेपन्स की शील्ड है, जो हम लोग को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अटैक्स, एरियल अटैक्स या मिसाइल से प्रोटेक्ट करती है, आई थिंक इट्स कॉल्ड S-400 सिस्टम, वेपन सिस्टम, उसमें शायद एक्स्ट्रा परचेजेस हो सकती हैं। साथ में ब्रह्मोस मिसाइल्स के से रिलेटेड कुछ करार हो सकते हैं। आई थिंक देयर कुड बी सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट्स। और साथ में बेस्ट चीज ये होती है जब रशिया के साथ करते हैं, तो दे डू अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रजत, विच इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। तो मैं ये जरूर मानता हूँ कि इंडिया को अपना ओवरऑल डिफेंस में दे नीड टू डिवर्सिफाई, कंट्री के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बट रशिया हैज बीन अ डिपेंडेंट पार्टनर ओवर ईयर्स। तो आई थिंक इस पीरियड के समय अगर हमें शॉर्ट टर्म में कुछ देखना चाहिए, तो शायद डिफेंस सेक्टर कुड बी बेसिकली, दिस कुड बी अ ट्रिगर फॉर डिफेंस कंपनीज। हालांकि लॉन्ग टर्म में डज नॉट मैटर मच, बट आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए डिफेंस सेक्टर में शायद कुछ करार हो सकते हैं, बट दीज आर ऑल गेसेस दैट आई एम मेकिंग। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें चलना चाहिए। सो आई एम पॉजिटिव ऑन मिस्टर पुतिन्स विजिट टू इंडिया। हम लोगों का टाइज स्ट्रेंथन होंगे फर्दर। और देखिए,
मेरे को लगता है ये ट्रम्प साहब तो देखते रहेंगे हम उनकी विजिट, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इज अ मैटर ऑफ, वो खुद भी आजकल रशिया के फेवर में बोल रहे हैं, यूक्रेन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, सब कुछ वो सब चल रहा है, वो सब चलता रहेगा, वो दैट इज हिज नेचर, ये सब उनका पार्ट, ये सब रहेगा उनका। वो इंडिया के ऊपर दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेड डील अभी तक नहीं हुई है, तो दैट विल कीप ऑन हैपनिंग। बीच में उनको थोड़ा प्रेशर भी आ गया था जब इंडिया, चाइना और रशिया का एक तरह से थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिख रही थी तीनों के रिलेशंस में। तो देखते हैं, लेट अस सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। एज ऑफ नाउ इट इज गुड। तो आज शाम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ जाएंगे और 2 दिनों का दौरा है। और देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब उनकी मुलाकात होगी तो उससे क्या आउटकम निकल के आता है दोनों ही देशों के लिए। लेकिन सर सेकेंडरी मार्केट के ऊपर तो लगातार हम गिरावट देख ही रहे हैं। जो अब मुद्दा है वो है ये कि आईपीओस की बहार आ रखी है स्टॉक मार्केट में, और लगभग 30-31 हजार करोड़ के आईपीओस तो दिसंबर में ही आ जाएंगे। 97 आईपीओ 2025 में आए हैं, मिला जुला ही रुझान देखने को मिला है। लेकिन जो अभी ओपन हुए हैं मैं उस पर आपसे सवाल पूछता हूँ। 3 आईपीओ ओपन हुए हैं, मीशो, एक्वस और विद्या वायर्स। तो सबसे पहले मीशो की बात करते हैं। ये तीनों ही आईपीओ 5 दिसंबर को बंद हो जाएंगे। लेकिन मीशो का आईपीओ बहुत क्रेज है सर इसको लेकर। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी है और बहुत ही तगड़ी ग्रोथ दिखाई है। हालांकि जो प्राइस बैंड रखा गया 105 से 111 रुपए प्रति शेयर, 4,250 रुपए का फ्रेश इशू और 1,171 रुपए का ओएफएस, कुल मिलाकर 5,421 करोड़ रुपए का इशू साइज है। लेकिन घाटे में है सर कंपनी अभी, लॉस मेकिंग कंपनी, 50,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप पोस्ट इशू। और अगर प्राइस टू सेल्स देखो तो 5.3 टाइम्स है। जस्टिफाई होता है क्या ये वैल्यूएशन, या फिर किसी और तरीके से आंकना चाहिए मीशो को? रजत देखिए, ये जो न्यू एज कंपनीज हैं इनको एक ट्रेडिशनल तरीके से मापने में शायद हम लोग गलती कर सकते हैं। ये मैंने मीशो के बारे में काफी स्टडी किया है। प्रॉफिट इज डेफिनेटली नॉट अ पैरामीटर, दैट्स नेट प्रॉफिट फिगर कि वो लोग, या एबिटा, या ये उनके लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। व्हाट दे आर लुकिंग इज टू एक्सपैंड इन द नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, और उसके लिए वो कैश बर्न कर रहे हैं, और उनके लिए पैरामीटर्स इज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे वी लुक एट ट्रेडिशनल कंपनीज। और जब मैं जितना ज्यादा इस कंपनी के बारे में पढ़ता हूँ तो मेरे को अच्छी लगती है ये कंपनी एक्चुअली। जितना डिटेल में जाता हूँ, द वे दे हैव एक्सपैंडेड इनटू टियर 2 सिटीज इज समथिंग विच इज नोटवर्दी। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है विच इज डन एक्सीडिंगली वेल, चैलेंजिंग द बिगर सेट ऑफ कंपनीज। तो मेरे को तो आईपीओ बहुत अच्छा लगता है रजत। आई थिंक मैं तो इन्वेस्टर्स को ये बोलना चाहूंगा कि बोथ फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एज वेल एज शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स, दोनों तरफ अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर। इट्स अ गुड कंपनी रजत, द वे दे आर एक्सपैंडिंग। इनका दोनों, एक इनका लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है, आई थिंक इट्स कॉल्ड वेलमो, एंड दैट हैज बेसिकली, इसने इनकी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा, जो कुछ भी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वहीं से आ रही है। तो लॉजिस्टिक्स में दे ऑफर चीप सॉल्यूशंस, और चीप सॉल्यूशन के बाद भी दे आर एबल टू मेंटेन a good margin out of that business. So and they're selling in large number of orders that they're catering to. They become a large e-commerce player. जो इनके पास आज की डेट में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और चीप सोल्यूशन देते हैं 0% मार्जिन रखने के बाद। सो जो सेलर्स आते हैं इनके पास, वो इनसे कोई मार्जिन नहीं लेते हैं। सो द मॉडल इज वेरी डिफरेंट। आप अगर अमेजोन में बेचने जाएंगे तो अमेजोन में वो लोग सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सेलर्स मार्जिन रखते हैं, ये लोग सेलर मार्जिन नहीं रखते। सो चीप प्रोडक्ट जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ, सो मॉडल इज अट्रैक्टिव। लेट अस सी हाउ दे फेयर। मेरे को अच्छी लगती है। सो वैसे जब मैं भी पढ़ रहा था तो बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल नजर आया था। जो आपने लॉजिस्टिक्स का बात करी, मुख्य तौर पे रेवेन्यू यहीं से आ रहा है, तो बहुत ही तगड़ा बिजनेस मॉडल बनाया है। पर देखते हैं कंपनी मुनाफे में कब आती है, उसको तो समय लगेगा। तो इसके लिए थम्स अप है मीशो के लिए, लिस्टिंग गेन्स के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। एब्सोल्युटली, एंड आई एम पॉजिटिव। इसे प्रॉफिट के तराजू में मत तोलिए। लेट अस सी, वो 2-3 साल तक तो आप, मेरे को नहीं लगता है आएगा यहाँ पे।
बट आई एम पॉजिटिव ऑन द कंपनी। थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे रहेगा, इसको इसी नजरिए से देखते हैं। फिर दूसरा है एक्वस का आईपीओ। 118 से 124 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 921.81 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें 670 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू, बाकी का है ओएफएस। ये एयरक्राफ्ट कंपोनेंट में है, बहुत ही नीश कैटेगरी में करती है काम सर, तो इसके लिए क्या वैल्यूएशन जस्टिफाइड है जिसपे ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं? और दूसरा, क्या गवर्नेंस रिस्क होगा, या फिर भारत की ये जो एरोस्पेस थीम है इसका एक लॉन्ग टर्म प्रॉक्सी हो सकता है एक्वस? तो रजत, एरोस्पेस या जहाँ पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। So if you remember, there's another company called Azad Engineering, which is also doing similar kind of business. They are also into precision component manufacturing with large aerospace players in the world. तो कुछ कुछ बिजनेस उनका इसी तरह का है। इसके अलावा they have also expanded into consumer durables, plastics and इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स में उन्होंने EMS साइड पे इन्होंने वेंचर आउट किया है। बट लार्ज पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी कम्स फ्रॉम प्रिसिशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर एरोस्पेस कंपनीज, ग्लोबल एरोस्पेस कंपनीज। तो इस पे भी अगर मैं देखूं तो आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी। ओनली प्रॉब्लम विद दिस कंपनी, एंड विच शुड नॉट बी द केस, is that यहाँ पे भी इनकी profitability negative में है। Basically, they're not generating profits at this point of time. 2023 में 109 करोड़ रुपए का लॉस था, 24 में 14 करोड़ रुपए का लॉस था, 25 में 102 करोड़ का प्रॉफिट है, और अब सितंबर तक इनका करीब 17 करोड़ का नेट लॉस है। रेवेन्यू फिगर भी थोड़े से स्टेबल है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं ऑफ लेट, बढ़े हैं, लेकिन 25 में वाज वन ईयर व्हेन 24 के मुकाबले इनका थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ था। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आई एम पॉजिटिव ऑन द कंपनी बिकॉज द सेक्टर इज सच, एंड बट मेरे हिसाब से लेट्स से द peers are doing a little better, but still you can apply in this company, both from short term listing gains and long term benefits, largely because मैं aerospace sector पे बहुत पॉजिटिव हूँ। सर तीसरा आईपीओ जो खुला हुआ वो है विद्या वायर्स का, और 300 करोड़ रुपए का रिलेटिवली छोटा इशू साइज है ये। 48 से 52 रुपीज का प्राइस बैंड रखा गया है, लेकिन इसको भी लेकर क्रेज ज्यादा है, वो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बता रहा है। लेकिन ये क्या एक लिस्टिंग पॉपअप स्टोरी होगी, या फिर वाकई मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट्स के तहत जो कंपनी काम कर रही है, और मेजर जो रकम जुटा रही है उसका इस्तेमाल एक तो डेट रीपेमेंट और साथ ही कैपेक्स के लिए भी कर रही है, पर कॉपर एल्यूमिनियम वायर्स बनाती है कंपनी। इस स्पेस में आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है अब इंडिया में? Yeah, so growth potential बहुत huge है रजत। The company was founded in 1981. The promoters are very good. Copper and aluminum wires बनाते हैं ये लोग, पर इनका they are looking for capex also and expanding into more areas. तो ये Vidya Wire is a good company, but it is a very competitive space, Rajat. They are a profit generating company. Revenue भी decent grow कर रहा है इनका। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमें अच्छी लगती है ये कंपनी, बट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मेरे को लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिवली प्राइस किया है इन्होंने। सो आई वुड बी स्केप्टिकल फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, बट आई एम लार्जली लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ओवरऑल कंपनी इज गुड। इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इसमें। आई डोंट नो वेदर इट वुड बी अ पॉपअप स्टोरी और नॉट, शॉर्ट टर्म में कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा जा सकता है। हालांकि दिस इज क्वाइट अ कॉम्पिटिटिव स्पेस, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स इन दिस स्पेस। अल्टीमेटली आपको विल हैव टू चूज द बेस्ट प्लेयर्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। आरओई इस कंपनी का करीब 25% है, एबिटा मार्जिन मॉडेस्ट 4% के आसपास है, पैट मार्जिन 2.5% है। तो ये जो मार्जिन जो इनका है बहुत स्मॉल मार्जिन है। ओवरऑल पॉजिटिव ऑन द कंपनी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सर कोई डिस्क्लेमर आपका, जो भी अभी 3 आईपीओ डिस्कस हुए उनके ऊपर? हाँ जी रजत, सो मैं जो हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। हम लोग मैंने जो बताया है आईपीओ के बारे में इज लार्जली ऑन अ सरफेस लेवल बताया है। मैं यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स कर रहे हैं वो प्लीज अपना रिस्क प्रोफाइल समझ के, अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी समझ के
तभी इन आईपीओज में इन्वेस्ट करें। इनकी स्टडी अच्छी तरह से कर लीजिए। हम लोग जो कुछ बता रहे हैं हो सकता है हम लोग खुद भी अप्लाई करें। ये अभी सर्टेन नहीं है, लेकिन हम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग बायस भी हो सकते हैं। सो प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस। थैंक्स गौरव सर आईपीओस पे बात करने के लिए। लेकिन मैं ना चार्ट्स लगा देता हूं अभी स्क्रीन पे, और उसमें अब है ये कि निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ओपन हो रहा है आज के सत्र में। और उम्मीद ये थी कि इसी लेवल पे जहां पर कल आपने लो लगाया उसको डिफेंड करने की कोशिश करेगा। टेक्निकल तौर पे 25,900 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल्स आता था, कल का लो था 25,890 के आसपास। और आज आप फिर से एक फ्लैट ओपनिंग ही देख रहे हो सर। कन्विक्शन की तो कमी आज भी रहेगी, कुछ कुछ स्टॉक्स के ऊपर जाएंगे। अच्छा सर, रिलायंस ने क्रिकेट टीम खरीद ली है, ये खबर आई थी आज। RSBVL, रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर्स ने ओवल इनविंसिबल्स, ये लंदन की वो है क्रिकेट टीम वहां पर, तो ओवल इनविंसिबल्स में 49% हिस्सा खरीदा है 60.27 मिलियन पाउंड में। और अब ओवल इनविंसिबल्स का 2026 में इस क्रिकेट टीम का नाम बदल कर हो जाएगा MI लंदन। तो बिल्कुल ही मतलब क्या करना है रिलायंस, किस बिजनेस में नहीं जाना चाहती बताओ। इंडिया में भी तो है इनके पास क्रिकेट टीम। Huh, so I think they're just entertainment is part of their strategy. They are into entertainment sector, and it is a so Rajat, अगर आप देखें, sports is one area which has unlimited potential over a long period of time. और अगर आप देखें तो I mean आप IPL का valuation ही देखें, cricket is जहाँ पे भी cricket as particularly the T20 formats across the globe are white ball cricket is generating a huge amount of interest, and with the franchisee cricket coming in, it has become a very big business. I think Reliance के लिए it's a big opportunity and they're capitalizing on it in a big way. So they और इन्होंने पहले टेस्ट की भी है सक्सेस MI के थ्रू, जैसे आपने बताया। They have also some other sports venture interests as well. So I think natural progression है, they're doing well. As far as opening of Nifty is concerned, uh, गिफ्ट निफ्टी 0.57 दिखा रहा था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा। लेकिन बट इट्स लुकिंग गुड। मेरे को तो लगता है करेक्शंस इन दिस मार्केट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर 5-10 साल का व्यू आप लेके रख के चल सकते हैं और करेक्शंस में आपको मार्केट मिले, देन दीज करेक्शंस शुड बी सीज्ड अपॉन। सर एक आपका कमेंट चाहिए वोडा आइडिया के ऊपर, क्योंकि आज AGR बकाये पर कैबिनेट सचिव के अध्यक्षता में बैठक है। ये बैठक बहुत मायने रखती है वोडा आइडिया के लिए। आपकी राय, क्या स्टॉक पे अभी बेट लगाना चाहिए या फिर अवॉइड रखेंगे? भाग गया रजत तो फिर। रजत क्लियरली गवर्नमेंट एक ड्राइविंग सीट पे आ गया है वोडाफोन आइडिया को लेके। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने पहले कोर्ट्स में और अब आज ये जो मीटिंग होने वाली है, एंड आई बिलीव इट्स अ लार्ज स्टेक मीटिंग वेयर एन AGR ड्यूज के बारे में काफी कुछ डिसीजंस हो सकते हैं, कुड बी, और इट कुड बी द स्टार्ट ऑफ मल्टीपल meetings which could lead to AGR related decisions around Vodafone Idea. ये ध्यान रखने वाली बात है। अब गवर्नमेंट इज प्रैक्टिकली द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, एंड मेरे को लगता नहीं है कि दे विल स्पेयर एनी एफर्ट टू रिवाइव द कंपनी। दे विल, मेरे को लगता है कि ये पूरी कोशिश करेंगे वोडाफोन आइडिया को एक मजबूत प्लेयर की तरह क्रिएट करते हुए, considering कि वो promoter of the company है। और government also wants a 3 player in this sector. Reliance और Bharti are already there, and Vodafone being the 3rd player. तो मेरे को लगता है कि किस पेस पे काम होता है, किस तरह से इसको रिवाइवल करने की कोशिश करी जाती है, बट द डाउट्स अराउंड Vodafone Idea not existing in future could be laid to rest probably. So मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपको इमीडिएट गेन्स चाहिए तो आप अभी से इन्वेस्ट कर लीजिए। मेरे ख्याल से इट कुड बी अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। पिटा हुआ स्टॉक है, बहुत पूरी तरह से पहले पिटाई हुई भी है। पिछले कुछ समय में रिवाइवल होप्स के बेसिस पे थोड़ा सा मूवमेंट आया है। अभी भी आई थिंक द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन द कंट्री आर विद वोडाफोन आइडिया, और लोगों ने बहुत पेशेंस रखी है। जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने in hope of revival करा है, we can see that revival happening now. Have more patience, थोड़ा और लंबे समय के लिए रखिए। I think it could potentially give you good returns.
हाल फिलहाल में कुछ एयरपोर्ट वगैरह कोई फ्लाइट अपने गौरव जी पकड़ी हो तो पकड़ी है? हाँ जी, हाँ जी, कुछ समय पहले ही ली थी। इंडिगो की? हाँ जी। तो ये 2 दिन से हो क्या गया एकदम से इसको, एयरलाइन को 2 दिन से तो बोल रहे हैं मौसम, तकनीकी दिक्कतें, सर्दियों की शेड्यूलिंग, एयरक्राफ्ट एयर एयर ट्रैफिक, भीड़, नए क्रू, रोस्टरिंग नियमों से मिलकर जो भी हुआ है, तो उसके कारण के ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं। 2 दिन से उड़ानें बहुत कई कारणों से देरी से चल रही है। प्रशांत जी भी टूर करते रहते हैं, सेल्फी भी, मतलब इन्होंने सेल्फी तो नहीं, हाँ सेल्फी भी पोस्ट की थी, नहीं मेरे ख्याल से ये एयरक्राफ्ट की विंडो से फोटो खींच के लगाई थी, सनसेट देख रहे थे। यस सर। सर इंडिगो का प्लेन था क्या? नहीं सर, एयर इंडिया था। मैं लास्ट 1 महीने से प्रिफरेबली एयर इंडिया कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ द रिसेंट इश्यूज, बट अगेन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनका मार्केट शेयर है 60-65% के बीच में, सो छोटा सा भी अगर डिस्टरबेंस उसके टेक्निकल ग्लिच से हो सकता है या पायलट से इश्यू हो सकता है, अगर वो लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं, मतलब मैं एम गिविंग यू लॉट ऑफ वेग एग्जांपल्स, बट दैट मार्केट विल डिस्टर्ब लॉट, मतलब उसमें मार्केट शेयर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगा। और मार्केट शेयर भी देखो, ऑलमोस्ट लास्ट 10 दिन से ये 500 रुपए ऑलमोस्ट गिर चुका है, तो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। बट उनके जो रीजंस हैं वो कभी कभी टेक्निकल बोलते हैं, कभी कभी एयरबस का इश्यू बोलते हैं, कभी कभी क्लाइमेट का बोलते हैं, तो देयर इज नो क्लियरिटी। सो रजत, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था इसमें। आई थिंक A320 का कुछ टेक्निकल वो चल रहा है, सर्वे या कुछ उसमें। वो लोग, देयर इज अ टीम विच हैज कम फ्रॉम एयरबस एंड दे आर इवैल्यूएटिंग कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह का कुछ कर रहे हैं। सो जिसकी वजह से स्केड्यूलिंग में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि फ्लाइट्स में डिस्ट्रप्शंस हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, विंटर्स इज अ नॉर्मल टाइम जहाँ पे फॉग और बहुत सारी चीजों की वजह से डिस्ट्रप्शन होता है। बट आई थिंक द मेन रीजन इज दैट टेक्निकली कुछ उनकी डिटेलिंग चल रही है एंड they're changing some parts in A320 more specifically. So that is the main reason. लेकिन मार्केट की शुरुआत हो गई है और फटाफट से चलते हैं मार्केट्स के ऊपर, उसके बाद फिर काउंटर स्पेसिफिक हो जाएंगे। और निफ्टी फिलहाल 29 पॉइंट्स नीचे कर रहा है कामकाज, बैंक निफ्टी 84 पॉइंट नीचे कर रहा है कामकाज। रुपया देख ले दो भैया, रुपया इंपॉर्टेंट है। रुपये ने, ये तो आज एक और रिकॉर्ड लो पे पहुंच गया। ये प्रशांत जी, ये तो पहाड़ी चार्ट को उल्टा कर दूं क्या, क्या करूं कि ये तो अब तो 90.38, तो ये तो कल का लो जो लेवल था वो भी तोड़ गया है। जिस तरीके से देखो, एक तो चीजें मैंने देखी है, जब तक इंडिया यूएस का ट्रेड डील फाइनल होगा नहीं, एफआईएस का फेलिंग रहेगा। और जिस तरीके से ह्यूज सेलिंग और प्रमोटर सेलिंग भी हो रहा है, मुझे लगता है कि पैसा बाहर जा रहा है, तो दैट इज द रीजन व्हाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग टुगेदर। तो इसका असर फिर स्टॉक मार्केट पे और आएगा, या फिर कल की आरबीआई पॉलिसी में कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आरबीआई गवर्नर बोलेंगे रुपए की डिप्रिसिएशन के ऊपर? देखो, बोलना तो चाहिए, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 1 महीने में अगर कोई रुपया 100 पैसा अगर कोई वीक होता है, तो उसमें अगर आरबीआई गवर्नमेंट या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कोई ना कोई तो कमेंट आना ही चाहिए, सेइंग व्हाट्स गोइंग ऑन और कैसे सपोर्ट करेंगे। तो कमेंट्स विल बी हाईली अवेटेड फ्रॉम द गवर्नर। और बाकी जो इंटरेस्ट रेट का है, तो मार्केट तो अज्यूम कर चुका है कि 25 बेसिस पॉइंट, बट मुझे लगता है कि नहीं भी देंगे, वो एक अजम्पशन मुझे कहीं ना लग रहा है। जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ हाईएस्ट आ चुका है, अभी जरूरत नहीं है कि 25 बेसिस पॉइंट भी देने की, तो they can do some kind of different approach towards the market. ओके, अब कल है 5 दिसंबर और कल है आरबीआई की पॉलिसी, उससे पहले रिकॉर्ड लो लेवल्स पे रुपया। तो आरबीआई गवर्नर के लिए चुनौती तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मार्केट जो ओपन हुए हैं उसमें फटाफट से कुछ सेक्टर स्कैन करते हैं और फिर ऊपर ऊपर तो आपको आईटी दिखेगा आप शुरू में। तो एक तो आईटी ऊपर है, फिर है मेटल्स ऊपर, और फिर है कुछ कुछ ऑटोज ऊपर। बाकी सारी मार्केट ठंडी पड़ी हुई है। रियल एस्टेट, मीडिया, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल्स, यहाँ पर है गिरावट। टॉप मोस्ट गेनर्स जो निफ्टी के दिखाई दे रहे हैं वो है एचसीएल टेक, विप्रो और टीसीएस। फिर है हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील। सर इसमें जाते जाते एक कमेंट आपका, गौरव जी, ये आईटी, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस में से क्या पसंद है, या फिर कोई मेटल स्टॉक्स? ये दो वैसे जो तबके हैं ना वो वाकई डोमिनेट कर रहे हैं इस समय स्टॉक मार्केट पे। एक है मेटल्स, दूसरा आईटी। तो रजत, मेटल्स में क्लियरली, बिकॉज आपने देखा है सिल्वर इज एट रिकॉर्ड हाई। इंटरनेशनली इट इज 59 टच कर गया है, $59 टू एन आउंस। एंड इंडिया में आई थिंक 1,85,000 के आसपास पे कर रहा है ऑलमोस्ट। सो सिल्वर हैज मूव्ड अप। इट्स नॉट जस्ट सिल्वर, कॉपर का आई वाज लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म चार्ट्स एंड कॉपर इज एट एन ऑल टाइम हाई. Gold is near its all-time high.
So there is towards these commodities, particularly aluminium, copper, gold and silver. ये एरियाज हैं और मैंने आपको याद होगा मैं इन चार कमोडिटीज के बारे में काफी समय से आपको बोल रहा था. यहाँ पे रिकॉर्ड तेजी चल रही है रजत. So there is a massive movement over there and this is what is causing a movement, sharp movement up in Indian metal space as well. आईटी सेक्टर का मैंने आपको बताया है. मेरे को आईटी सेक्टर में बिकॉज ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन वहाँ पे पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है. साथ में ये ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से पनिश्ड सेक्टर था. तो अब यहाँ पे अगर हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं, इट्स नॉट अ सरप्राइज एट ऑल. ओके राइट. तो आज टॉप मोस्ट गेनर्स तो आईटी वाले ही हैं, एचसीएल, टेक, विप्रो जैसे स्टॉक्स. उसके बाद फिर मेटल्स में तो अक्रॉस द बोर्ड एनएससी 500 में भी देखोगे तब भी आपको हिंद कॉपर जैसा स्टॉक दिखाई दे जाएगा और जीएमडीसी जैसे स्टॉक में आज अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है. बहुत शुक्रिया गौरव जी. कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? तो रजत, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ. हम लोग का निजी निवेश भी स्टॉक मार्केट में है. हम लोग बायस्ड भी हो सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें पे डिपेंडेंट होता है. तो कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स से यही कहूंगा कि वो अपना रिस्क प्रोफाइल जरूर ध्यान में रखें, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को समझिए और उसी के हिसाब से निवेश करिए. और अगर आप फंडामेंटल स्टडी करिए और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करिए और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करिए. दैट्स ऑल. राइट सर. बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए. थैंक यू रजत. अब प्रशांत आपसे जी